श्री जयपाल सिंह एडवोकेट साहब, जो इस पूरे रानी लक्ष्मीबाई विद्यालय समूह के अध्यक्ष भी हैं और उसके संस्थापक भी हैं, उनके साथ में उपस्थित श्री मधुसूदन दीक्षित जी एडवोकेट, वो भी इसके साथ ही साथ मैंने दोनों को, जब मैं लखनऊ का मुख्य विकास अधिकारी हुआ करता था 1990 से लेकर 93 के मध्य लगभग 3.5 साल, बहुत नजदीक से मैंने देखा कि किस प्रकार से शिक्षा का प्रचार प्रसार करने में आप लोग उसमें जुड़े थे। और अभी मैं पूछ रहा था कि उस समय आपका केवल एक विद्यालय चलता था, रानी लक्ष्मीबाई, और मुझे कई बार उस विद्यालय रहीबाबाद विद्यालय में जाने का मौका मिला। आज आप बता रहे हैं कि एक विद्यालय से बढ़कर 40 विद्यालय 12 विद्यालय हो गए, जिसमें लगभग 40,000 बच्चे पढ़ते हैं। तो मैं इस बात के लिए आप दोनों लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि आप इस शहर में बच्चों के विकास के लिए बहुत बड़ा योगदान आप दे रहे हैं। साथ ही साथ मुझे बताया कि श्री मनोज पांडे जी, आपके ही विद्यालय के, कितना बड़ा गौरव की बात है कि हमारे देश के लिए अपनी जान की कुर्बान करने वाला मनोज पांडे, जिसके नाम पे इतनी उन्हें इसी विद्यालय का छात्र है। इस बात के लिए मैं आपके विद्यालय समूह को बहुत बहुत बधाई भी देता हूं। मैं धन्यवाद देता हूं दीक्षित जी का कि उन्होंने मुझे आज यहाँ पे जो इंडिपेंडेंट स्कूल फेडरेशन है, उस फेडरेशन के आज के सत्र में, जिसमें इम्प्लीमेंटेशन ऑफ NEP 2020 के प्लान ऑफ एक्शन के बारे में आज चर्चा हुई, उसमें मुझे बुलाया। कतिपय व्यस्तताओं की वजह से मैंने आपको समय दिया था कि मैं 12 बजे पहुंचूंगा, लेकिन उसकी वजह से समय मेरा टल गया और अभी भी मुझे जल्दी कहीं जाना है, इसलिए मैं अपनी बातें रख करके आपसे मैं विदा लेना चाहूँगा। आप लोग सवेरे 9 बजे से इस कार्यक्रम में लगातार लगे हुए हैं और इसके बारे में चिंतन कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं हमारे सामने जो तमाम सारे प्रधानाध्यापक हैं, अध्यापक हैं, अध्यापिकाएं हैं, आप सबका मैं नमन और अभिनंदन करता हूं। इस चर्चा का जो विषय है वो विषय है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। उसको हम कैसे इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 एक हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था का आमूल चूल परिवर्तन करने के लिए लाई गई। जो हमारी शिक्षा व्यवस्था इतने सालों से, आपको पता है, आजादी के बाद से हमने अपनी शिक्षा में बहुत तरीके से कई सोपान आए और हमने अलग अलग तरीके से शिक्षा को, अलग अलग कमेटी बनी और उन्होंने अलग अलग तरीका से शिक्षा को एड्रेस करने की कोशिश की। लेकिन पहले बार एक होलिस्टिक तरीके से और पूरे शिक्षा के हर स्तर को, जो बच्चा जो है 3 साल का बच्चा जिसको हम आंगनवाड़ी में भेजते हैं, वहां से लेकर के वो बच्चा जो है प्राइमरी स्कूल में जाएगा, वो बच्चा जो है हाई स्कूल और इंटरमीडिएट कॉलेज स्कूल में जाएगा और उसके बाद वो ग्रेजुएशन करेगा, पोस्ट ग्रेजुएशन करेगा, टेक्निकल एजुकेशन लेगा, स्किल एजुकेशन लेगा। सारे के सारे एस्पेक्ट एक प्रकार से हमारी कंप्लीट जो हमारी शिक्षा की जो व्यवस्था है, उस सारी व्यवस्था को देखने के लिए NEP 2020 आई। पहले बार इस NEP में, अभी इसकी थोड़ी सी चर्चा की थी गांगुली साहब ने। मैं गांगुली साहब हमारे आज से नहीं बल्कि उनको तब से जानता जब वो CBSE के डायरेक्टर हुआ करते थे दिल्ली में, तब से उन्हें मैं जानता हूँ और कितनी ज्यादा उनकी कमिटमेंट बहुत सारी। उस जमाने में मैं ज्वाइंट सेक्रेटरी फॉरेनर हुआ करता था होम मिनिस्ट्री में, और हमारा कई सारी चर्चा वहां पे हुआ करती थी, जो कि विदेशों से जो हमारे एजुकेशन में लोग आते थे उसको लेकर के चर्चा हुआ करती थी। तो एक होलिस्टिक डेवलपमेंट बच्चे का, होलिस्टिक डेवलपमेंट उसका न केवल वो पढ़ करके जो हमारे सामान्य तौर पे शिक्षा थी कि आप उससे पूछो कि नंबर्स के बारे में, मल्टीप्लिकेशन पूछो, नंबर्स के बारे में कोई भी गणित की बात पूछो, साइंस की बात पूछो, वो फटाफट जवाब दे दे, बगैर उस चीज को गहराई से उस चीज को समझे हुए, उसमें उसके एप्लीकेशन की, उसको कैसे व्यवहारिक तौर पे लाइफ में उसका लाभ लेंगे, इसके बारे में उसको शायद ज्ञान नहीं रहता। बहुत थोड़े बच्चे थे जिसको हम लोग को करिकुलर एक्टिविटी के रूप में करते थे।
जब हम पढ़ते थे तो को करिकुलर एक्टिविटीज में कहीं पे डिबेटिंग होता था, कहीं पे एलोक्यूशन होता था, कहीं पे जो है अंताक्षरी होती थी, कुछ खेल की एक्टिविटीज होती थी, कुछ ड्रामा और म्यूजिक और ये सब चीज एक्टिविटी, ये को करिकुलर एक्टिविटी होती थी। और वो को करिकुलर एक्टिविटी में बहुत थोड़े से बच्चे भाग लेते थे और हम कहते थे कि वो बच्चों में थोड़ा टैलेंट, जिनमें टैलेंट है वही बच्चे से भाग लेंगे। लेकिन पहले बार हमारे एनईपी 2020 में अब सारे बच्चों में वो जो टैलेंट है, ताकि आपका असली टैलेंट क्या है वो टैलेंट निकालने के लिए ये एनईपी 2020 है, क्योंकि हर बच्चा अपने आप में यूनिक है। आपको मालूम नहीं कि वो जो है वृक्ष जो है वट वृक्ष है या आम का वृक्ष है, कि वो जो बेल का वृक्ष है या वो फूल का वृक्ष है, ये आपको मालूम नहीं। जब एक बार उसको आप एक ओवर ब्रेथ आप उसको एक्सपोजर देंगे तो उसकी क्वालिटी निकलेगी, और वो हमारा नया भारत है। इस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था एनईपी 2020 संभव हो सकी क्योंकि हमारे देश में जब हम पढ़ते थे, जब हम 60s के दूसरे उत्तरार्ध में हम प्राइमरी स्कूल पढ़ना चालू किए, फिर उसके बाद हम जाकर के 70s में हम हाई स्कूल वगैरह में जाना चालू किए, फिर उसमें आईआईटी में चले गए। उस जमाने में हमारे सामने ऑप्शंस बहुत थोड़े हुआ करते थे। जब हम हायर सेकेंडरी पास किए, हायर सेकेंडरी बाद हमारे सामने था कि मैं क्या कर सकता हूं। अगर आईआईटी में चला गया तो बहुत अच्छा, मैंने आईआईटी की परीक्षा दी, आईआईटी सिलेक्शन हो गया। नहीं तो हम आप ये कर सकते, 2-4 ऑप्शन हुआ करते थे। लेकिन आज जिस ब्रेथ में इतने सारे, इस नए भारत में जितनी सारी किस्म की संभावनाएं पैदा हो गई हैं, इसकी वजह से आप कैसा भी टैलेंट है, अगर बच्चे में टैलेंट है स्पोर्ट्स का, तो आज देखिए कि आज हमारा देश कॉमनवेल्थ गेम्स में जाके 22 गोल्ड लेकर के आ रहा है। कोई जमाना होता था कि हम एक ब्रॉन्ज लाते थे, बड़े खुश होते थे, चलो तो एक ने तो ब्रॉन्ज लाया, चलो पिछले बार तो कोई कुछ भी नहीं आता, इस बार एक ब्रॉन्ज आया हुआ है। अब हम ओलंपिक में भी हम गोल्ड लाते हैं, और 1-2 नहीं 6 से 7 गोल्ड ले आते हैं। और दिन दूर नहीं है जब हमारे देश में हम गोल्ड हमारे जो है मैंने 40-50 भी हम गोल्ड लाएंगे इस देश में, क्योंकि जिस प्रकार से हमारा एक ब्रेथ इस नए भारत में जिस प्रकार की संभावनाएं बढ़ रही हैं, उससे हर कोई का टैलेंट निकलने का मौका मिला है। आज आप देख लीजिए कि चाहे वो कोई फैशन के ऊपर हो, चाहे किसी भी प्रकार की स्किल हो, जिस किसी स्किल में, उसी स्किल में वो बहुत अच्छा करने के लिए आगे बढ़ जाता है। तो शिक्षा को समाज में जो बदलाव आया है पिछले 8-8.5 साल में, जो समाज में एक बदलाव आया है, देश में एक बदलाव आया है, देश में एक नई सोच आई है टेक्नोलॉजी को लेकर के, तकनीकी को लेकर के। आज अगर हम नहीं जानते हैं कि क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, क्या हमारा जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या है, मशीन लर्निंग क्या है, किस प्रकार से आज टेक्नोलॉजी के माध्यम से नई नई चीजें हो सकती हैं, तो हम एक प्रकार से हम अनपढ़ रह जाएंगे। तो हमारी शिक्षा में उन सारी चीजों का भी, अब आप देखिए कि जब कोविड का दौर आया, तो कोविड के दौर में सारे के सारे आप ही सारे शिक्षक थे। ऐसा नहीं कि बच्चों की पढ़ाई बंद कर दी गई, बल्कि टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके उन बच्चों को पढ़ाया गया। किस प्रकार से प्रभावी तरीके से टेक्नोलॉजी का प्रयोग कोविड के दौरान किया गया, ये आप सारे लोगों को मालूम है। तो यानी जब देश हमारा बदल रहा, देश का परिवेश हमारा बदल रहा, तो हमारी नई शिक्षा नीति भी उसके हिसाब से बदलनी चाहिए। आज जिस प्रकार का हमारा माइग्रेशन पूरे देश भर में जगह जगह इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज आपको बढ़ रही है, और इसलिए हमें भाषा के बारे में भी हमारी दक्षता होनी चाहिए। और इसलिए हमारी जो नई शिक्षा नीति, जो पहले हम होता था कि चलो हिंदी कक्षा 6 तक हिंदी पढ़ते हैं, कक्षा 6 के बाद अंग्रेजी पढ़ना चालू करते हैं, संस्कृत भी थोड़ा मोड़ा पढ़ लेते थे, उसमें 1-2 क्लास संस्कृत पढ़ लेते थे। ये एक हमारी बड़ी ऐसी व्यवस्था थी जो कि जकड़ी हुई एक प्रकार से। आप जैसे कि फूल को आप बांध के रख दीजिए, फूल खिल नहीं पाएगा। कितने भी बच्चा हो, फूल के ऊपर चारों तरफ से बंधन लगा दीजिए, एक उसको जो उसके ऊपर पॉलिथीन बांध दीजिए, लेकिन फूल नहीं खिल सकेगा। अब ये व्यवस्था नई शिक्षा नीति में कि हम अपनी भी भाषा सीखेंगे। अपनी भाषा मतलब कि हम यहाँ उत्तर प्रदेश में तो हिंदी भाषा सीखेंगे, अगर हम तमिलनाडु में हैं तो हम तमिल सीखेंगे, अगर हम उड़ीसा में हैं तो उड़िया सीखेंगे, अगर हम जो है केरल में हैं तो मलयालम सीखेंगे। तो हम अपनी भाषा भी सीखेंगे, हिंदी भी सीखेंगे, अंग्रेजी भी सीखेंगे। यानी हम इस देश को नेशनल इंटीग्रेशन के तौर पे भाषा, क्योंकि भाषा भी आपको मालूम है कि पहले 12 साल तक हमारी भाषा को जो भी स्किल्स होते हैं वो स्किल्स बहुत तेजी से विकसित होते हैं। अगर बच्चे का हम एक्सपोजर करेंगे तो बच्चे उस प्रकार से काफी तेजी से उसको समझ सकते हैं, उस लैंग्वेज को पिक कर सकते हैं। और हमारी जो पढ़ाने की जो व्यवस्था है, पढ़ाने का तौर तरीका है,
जो पहले हमारा जो होता था सीधा सीधा, हम तो गांव वाले हैं, गांव में हम लोग हमारे मास्टर साहब अपना बोलते थे, बच्चों दो एक लाइन तुम इधर खड़े हो जाओ, दूसरे बच्चे तुम एक लाइन खड़े हो जाओ और दोनों एक दूसरे से पूछना चालू करो। वो एक लाइन पढ़ेगा, दूसरा लाइन उधर से पढ़ेगा, फिर वो एक लाइन पढ़ेगा, दूसरा, इसलिए हमको सब कुछ याद हो जाता था। पहाड़े होते थे, चलो पहाड़े करना चालू करो, मास्टर साहब ने कहा पहाड़े का चालू करो, एक पहाड़ा बोला, दूसरा पहाड़ा बोला, उसी में आपस में बोलते हुए पहाड़े सारे सारे याद हो जाते। इतने बार हम बोलते थे और मास्टर साहब बैठे हुए सो रहे हैं या अपना जो है अपना कुछ और काम कर रहे हैं, उनको उससे मतलब नहीं, बच्चों को उन्होंने लगा दिया। अच्छा, वो भी एक, इसको कहते हैं इटरेटिव प्रोसेस। किसी चीज को आप लगातार जब करते हैं तो आपके दिमाग में बैठ जाती है और हम लोग को याद हो जाता था, हर चीज याद हो जाती थी। आप पूछिए कि भाई 17 क्या होगा, तो 1 सेकंड में बता दें 17 क्या होगा, क्योंकि हम इतने बार बोल चुके होते थे कि दिमाग में बैठ चुका होता। लेकिन आज वो पढ़ाई हमारे काम आने की नहीं है, क्योंकि हम उस पढ़ाई को बदलाव चाहते हैं और बदलाव के तौर पे आज हमारे स्कूलों में किस्म किस्म से उसी प्रोसेस को स्मार्ट क्लासेस के माध्यम से, उसी चीजों को तमाम किस्म के प्रयोग करने के माध्यम से, आप एक कहानी बतानी, उस कहानी को ही आप इतनी रोचक बना देंगे कि उस कहानी को उसको समझ में आ जाएगी। तो कहते हैं हमें एक पिक्चर जो है, सिंगल पिक्चर जो है वो 1000 शब्द के बराबर होती है। तो अगर आपने कोई कहानी बना दी या आपने कोई एक ड्राइंग या पिक्चर बनाने के अलावा कुछ ऐसा लकड़ी का, मिट्टी का, किसी कागज का ऐसा कोई चीज बना दिया, वो चीज आदमी के दिमाग में बहुत तेज चली जाती है। जो साइंस के जो सिद्धांत हैं, उन साइंस के सिद्धांतों के बारे में आप किसी से पूछिए कि न्यूटन 3rd लॉ क्या है या 2nd लॉ क्या है या फला चीज क्या है, ये सब कुछ वो फटाफट याद करके बता देगा, क्योंकि हम उस समय के थे जिसमें हमें चीजें याद हो जाती थी। इतनी बार हम उसे करते रहते थे कि हमें चीजें याद हो जाती थी। लेकिन आज नॉलेज का इतना ज्यादा एक्सप्लोजन हो गया है कि आपको जब तक उस तरीके की गहराई में घुस करके नहीं देखेंगे, नहीं समझेंगे कि बर्नौलीज लॉ क्या चीज है या फला हमारी क्या चीज है, उस चीजों का जब आप साइंस को देखेंगे, ये भी जैसे चंद्रग्रहण होने वाला है कल चंद्रग्रहण। अब एक तो चंद्रग्रहण जब हम पढ़ते थे तो होता था, चंद्रग्रहण पढ़ते थे, हमको अपना मास्टर साहब बता देते कि ऐसे ऐसे होता तो चंद्रग्रहण हो जाता था। अब बच्चे एक्सपेरिमेंट करते हैं और वो दिखाते हैं कि 5% चंद्रग्रहण क्या हो रहा है, 10% क्या हो रहा है, 50% चंद्रग्रहण क्या हो रहा है। अभी सूर्यग्रहण हुआ था 15 दिन पहले, आपको मालूम होगा। अब सूर्यग्रहण क्या होता था, तो हमको तो मास्टर साहब पढ़ा देते थे, हम रट लेते थे कि भाई सूर्यग्रहण तब होता है जबकि चंद्रमा, सूरज और पृथ्वी के बीच में आ जाता है। अब आप जब भी पूछेंगे हम बता देंगे सूर्यग्रहण क्या होता है। लेकिन अब सूर्यग्रहण के लिए बच्चे उसको बकायदे बनाते हैं और देखते हैं कि कैसे कितना % जो है, आप एक बात आपको साफ होती है कि कैसे उसमें कितना दिख रहा है, कितना नहीं दिख रहा है और क्यों नहीं दिख रहा है। अब उसको क्वेश्चन करते हैं। ये पेडागॉगी जिसको कहते हैं, हमारा काम करने का तरीका पेडागॉगी, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि कैसे आप बच्चे को उस चीज को समझाते हो। ये आज जो है, ये पहले हमारी जो शिक्षा का अंग हुआ करता था, वो शिक्षा बिल्कुल एक प्रकार से इटरेटिव प्रोसेस था। हमें रट लेते थे, हम चीजों को ध्यान में कर लेते, वो भी अच्छी बात थी। लेकिन आज के लिए वो उतनी ज्यादा प्रासंगिक नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार से ज्ञान का एक्सप्लोजन हुआ है, उस एक्सप्लोजन के लिए अगर हम उस रास्ते से पकड़ेंगे तो हम शायद उस चीज को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। जिस प्रकार से हमारे देश में जितना तेजी से विकास हुआ, आज देश का हर एक अंग, हर जगह, सब चीजों में तेजी से व्यापक परिवर्तनों पर कायाकल्प हो रहा है। तो इसके लिए हमें शिक्षा को भी उसके साथ रखने की जरूरत है। और इसीलिए मैं देखता हूं कि बच्चों का इतने सारे एक्सपेरिमेंटेशन, मैं तो अपने गांव में भी गया था। हमने अपने गांव के प्राइमरी स्कूल को, जिस स्कूल में मैं पढ़ा था, उस स्कूल को हमने अडॉप्ट कर लिया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सारे लोगों को उन्होंने सारे हमारे माननीय मंत्रीगण, विधायकगण, सांसदगण, सबसे अपेक्षा की, अधिकारियों से अपेक्षा की कि हम लोग भी एक एक अपने स्कूल को अडॉप्ट करें। मैंने अपने गांव के प्राइमरी स्कूल को अडॉप्ट किया। और अडॉप्ट करने का मतलब उस स्कूल को कंप्लीट हम कायाकल्प उसको चेंज करना चाहते हैं। चेंज करने के लिए बहुत कुछ चीजें की गई, लेकिन जब मैं वहां देखा तो बच्चों के जो इतने किस्म की जो प्रदर्शनी लगी थी, उसको देख लगा कि कितना सारा बच्चों में एक नए किस्म की सोचने, द न्यू पेडागॉगी, कितनी परिवर्तन हो रही है। और स्कूल जो हमारे लिए बड़ा मुश्किल हुआ करता था, जब हम पढ़ने जाते थे, मुझे ख्याल है कि मुझे मेरी बताते हैं, मेरी बड़ी बहन बताती है कि जब स्कूल पढ़ने जाते थे तो हमें जबरदस्ती स्कूल भेजा जाता था, मन नहीं करता था स्कूल जाने का, क्योंकि घर में जो स्वच्छता थी वो नहीं थी। लेकिन आज
स्कूल हमारे जो कायाकल्प का जो प्रोग्राम है, ऑपरेशन कायाकल्प, आज स्कूल इतने सुंदर हो गए कि आपको स्कूल हर बच्चा भाग के जाना चाहता है। क्योंकि स्कूल में चाहे वो कहानियां हो, चाहे वो आपके जो है भूगोल के बारे में बात हो, बहुत सारे लोगों के जो जानकारी हो, तमाम सारे हमारे जो महापुरुषों के बारे में जानकारी हो, तमाम सारी चीजें आपके स्कूल के बिल्डिंग को, इतना खूबसूरत बिल्डिंग हो रखी है। और वही नहीं, हर विद्यालय में शौचालय भी है, और शौचालय दोनों का अलग है, मेल का फीमेल का, बच्चों का अलग अलग शौचालय है। हर विद्यालय में बिजली का कनेक्शन भी है, विद्यालय में कंप्यूटर भी है, विद्यालय में वो सीधे से, मैं अभी हाल में अपने गांव के स्कूल के साथ मैंने वीडियो कॉन्फ्रेंस करके सारे बच्चों से बात किया, चूंकि मैंने उन्हें गोद लिया है, इसलिए मैं जानना चाह रहा था कि उन बच्चों से एक बार सीधे सरोकार करके, यहाँ से मेरा गांव करीब 300 किलोमीटर से ऊपर होगा, लेकिन हम उनसे बैठ करके सारे के सारे उनसे बातचीत किया। ये टेक्नोलॉजी का जो प्रयोग है, जब बच्चे इस टेक्नोलॉजी का प्रयोग देखेंगे तो आगे उनको और नई नई बातें समझ आएगी कि और क्या कर सकते हैं। तो ये हमारी जो एक इतना सारा कायाकल्प हुआ, वहां पे जाने के लिए सड़क अच्छी हो गई, बहुत ही साफ सफाई के बारे में अच्छी व्यवस्था हो गई, उसकी जो है जो जहाँ पे टूटे फूटे फर्श हुआ करते थे वहां पे टाइल्स लग गई, वहां बच्चों को तमाम सारी चीजें जानकारी मिल गई, और वो स्वतः बच्चे का मन करता है कि हम स्कूल में जाए। स्कूल में जो है उनको जो मिड डे मील की भी व्यवस्था हो गई, वहां पे हमारे टीचर्स उनके साथ मिड डे मील में बैठ जाते हैं देखने के लिए कि क्या क्वालिटी है। तो ये जो चीजें उसको अट्रैक्ट करती हैं। तो अब इसके साथ ये हो गया कि हमारे लिए आवश्यकता है कि हर बच्चे को एक्सेसिबल हो। यूनिवर्सल एजुकेशन की बात तो बहुत दिनों से करते आ रहे हैं, लेकिन रियल यूनिवर्सल एजुकेशन जो अभी पिछले कुछ सालों में, और ये एनईपी ने उसको और तेजी करा दिया, क्योंकि एनईपी के माध्यम से हम देखते हैं कि कितना हमारा ग्रॉस एनरोलमेंट कितना है और कितना वो अगर पीछे छूट गया। अब हम चाहते हैं कि हर बच्चा, जो पढ़ने वाला बच्चा है, हर बच्चा स्कूल पहुंचे। तो उसके लिए एक स्पेशल स्कूल चलो अभियान, इसका एक अलग से प्रोग्राम चलता है। आपको जानकर खुशी होगी कि हमारे प्रदेश में आज से 4 साल पहले कुछ 1,51,00,000 बच्चे थे प्राइमरी स्कूलों में, आज वो 1,92,00,000 हो गए। लगभग 40 लाख ज्यादा बच्चे बढ़ गए, ऐसा नहीं इतने बच्चे पैदा हो गए। वो बच्चे जो पढ़ने से वंचित थे, वो बच्चे वापस स्कूल जाने लग गए। उन बच्चों को अच्छा लगने लगा, और अच्छा लगने के लिए उनको हर बच्चे को उनके, पहले तो उनको माँ बाप को देते थे, अब हर बच्चे का खाता डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, उन बच्चों को स्टैंडर्ड बना दिया गया कि आपका ये स्कूल ड्रेस है, आपका ये झोला और आपका ये जूता मोजा और ये तमाम सारी चीजें हैं, आपकी स्टेशनरी का ये सब चीजें आपके खाते में सीधे 1200 रुपये पहुंच जाएगा। कोई बीच में व्यवधान नहीं आने वाला। जब आपको पैसा पहुंचेगा तो जब बच्चे, अब आप जाइए गांव के प्राइमरी स्कूल में जाइए तो सारे बच्चे अपना एड्रेस बंद करके वहां पे अपना वो, आप उनसे बात करिए कितने कॉन्फिडेंस के साथ। मुझे बड़ी खुशी हुई जब अपने गांव के बच्चों के साथ में अभी वीडियो कॉन्फ्रेंस कर रहा था, बोल रहा था, तो कितने कॉन्फिडेंस के साथ बच्चे बात कर रहे थे। वो कॉन्फिडेंस भी पार्ट है, इज पार्ट ऑफ द पर्सनालिटी बिल्डिंग, पार्ट ऑफ द पर्सनालिटी बिल्डिंग, बच्चों की पर्सनालिटी बिल्डिंग। अदरवाइज तो बच्चे इतने शाई होते, बात ही नहीं करते। तो ये हमारा जो है, एक तो इनरोलमेंट इनका बढ़ गया। अब साथ ही साथ क्लास 5 से लेके जब वो क्लास 8 के लिए जो मिडिल स्कूल में जाता है, और वहां पे ये देखना कि जितने बच्चे यहाँ पे क्लास 5 पास करें वो क्लास 8 में जाने चाहिए। क्लास 8 के बाद वो जो इंटरमीडिएट कॉलेज में उसको जाना चाहिए। उसके बाद वो आगे का उसका जो स्किलिंग में जा रहा है, वो ये किसी टेक्निकल एजुकेशन में जा रहा है या हायर एजुकेशन में जा रहा है, हर स्तर पे उसको ट्रेस करने के लिए अब आज टेक्नोलॉजी इस सब चीजें पॉसिबल कर दी। आपको जानकर खुशी होगी कि हमारे प्रदेश में हर बच्चे का, जो प्राइमरी स्कूल का, हर बच्चे का 100% उनका आधार ले लिया गया। स्पेशली स्कूल को ऑथराइज कर दिया गया कि आप आधार कार्ड बनाएंगे, उनको इसको इशू करने के लिए बनाया गया कि जिससे हर बच्चे का हमारे आधार हो जाए। और एक बार आधार बन गया, अब हम उस बच्चे को ट्रेस करेंगे राइट अप टू हिज कैरियर, जहां तक वो कैरियर लेके जाएगा। जब तक वो हमारे आपके जैसे किसी न किसी प्रोफेशन में नहीं चला जाएगा, तब तक हम उसको ट्रेस करते रहेंगे। और उसको इसी प्रकार से, क्योंकि सरकार की योजना है हर लेवल पे उसको किसी न किसी प्रकार से मदद करने की। और खासतौर से जो हमारी बेटियां हैं, उन बेटियां को तो कन्या सुमंगला योजना में जब से पैदा होती है तब से लेकर के आगे तक हर स्तर पे जिस जिस स्टेज को क्रॉस करती है, हर स्टेज पे उसको पैसा उसके अकाउंट में चला जाता है, वो भी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। ऐसे तमाम सारी योजनाएं सरकार ने गढ़ी है, तमाम सारी योजनाएं सरकार ने बनाई है
जो कि इस NEP को, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, इस पॉलिसी को कॉम्प्लीमेंट करती है। अभी बड़ी अच्छी बात की हमारे गांगुली साहब ने कि एक तरफ तो आपने एक्सेस भी कर दिया, दूसरी तरफ आपने सारी फैसिलिटी हर बच्चे के लिए, डेस्क है हर बच्चे के लिए, उनके तमाम सारी सुविधाएं हैं उनके लिए, वहां कंप्यूटर भी लग गया है, वहां पे स्मार्ट क्लासेस भी हो गए। लेकिन अगर आप उनका सही तरीके से असेसमेंट नहीं करते, अगर असेसमेंट नहीं करते तो फिर बच्चा वो उसका आगे प्रोग्रेस नहीं होगा। पता कैसे चलेगा कि आप वो कहाँ पे बच्चा है? तो ये असेसमेंट के लिए भी एक इसका जो है प्रॉपर, अब उसके लिए करने वाले कौन है? टीचर्स असेसमेंट करने वाले। तो टीचर्स का प्रॉपर कैलेंडर बना करके कि उनको उनकी ट्रेनिंग हो, टीचर्स की ट्रेनिंग हो, जिससे कि वो सही तरीके से बच्चे का होलिस्टिक असेसमेंट करें। ये नहीं करें कि उनको जो है 50% नंबर आया कि 40% नंबर आया। वो देखिए कि उस बच्चे की जो तमाम सारे जो स्किल्स है, उस स्किल्स में किस प्रकार से वृद्धि हुई और कहाँ पे कमी हुई, क्या क्या चीजें हम करें, रिइंफोर्स करें इस बच्चे में। अगर इस बच्चे में अगर कोई ऐसी पहचान होती है कि वो बच्चा आगे चल करके बहुत अच्छा लिटरेचर में काम करेगा, व्हाई नॉट, लिटरेचर में जाकर के बहुत अच्छा काम कर सकता है। ये बच्चा बहुत अच्छा आर्टिस्ट बनेगा, ये बच्चा बहुत अच्छा डांस में करेगा, म्यूजिक में जाएगा, तो उसको क्या जरूरत है साइंस पढ़ने की? ये हमारे जो हमारा असेसमेंट हो रहा है, वो असेसमेंट फ्रेमवर्क से अपने आप ही उसको हो सकता है। इनफैक्ट अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने एक पोर्टल लॉन्च किया है। वो पोर्टल लॉन्च किया कि उसको जो उसके माध्यम से परख के माध्यम से बच्चे की क्या क्या उसके अंदर क्वालिटी है उसको हम परख लें। इनफैक्ट अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने जो हमारे जो स्कूल एजुकेशन, एक बड़ा नया काम अभी किया गया है। अभी तक हमारे यहाँ प्राइमरी स्कूल अलग चलता था और सेकेंडरी स्कूल अलग चलते थे। एक हमारे सेक्रेटरी होते थे प्राइमरी स्कूल के, बेसिक एजुकेशन के सेक्रेटरी कहते थे, एक सेक्रेटरी हमारे होते थे सेकेंडरी एजुकेशन के होते थे, एक हमारे डायरेक्टर होते थे प्राइमरी एजुकेशन के, बेसिक एजुकेशन के होते थे, दूसरे हमारे डायरेक्टर होते थे सेकेंडरी एजुकेशन के होते थे। इनका आपस में परस्पर समन्वय नहीं था। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने इन दोनों को एक साथ मर्ज कर दिया। आज आपको जो सवेरे विजय किरण आनंद आए थे आपसे बात करने के लिए, ही वॉज डायरेक्टर जनरल ऑफ द स्कूल एजुकेशन, ही वॉज नॉट ए डायरेक्टर जनरल ऑफ बेसिक एजुकेशन। पहले आपको आते तो बेसिक एजुकेशन वाले अलग आते, सेकेंडरी एजुकेशन वाले अलग बातें और अलग अलग किस्म की बातें करते। लेकिन अब देयर इज ए डायरेक्टर जनरल ऑफ बेसिक एजुकेशन, जिसके साथ एक डायरेक्टर बेसिक होगा, दूसरा डायरेक्टर उसका जो है सेकेंडरी एजुकेशन का होगा, और वो दोनों को समन्वय, क्योंकि हमें ये देखना है कि बच्चा जो है जब क्लास 5 क्रॉस करता है तो उसके बाद वो नेक्स्ट छूटने न पाए, वो वापस क्लास 6 to 8 जो 12 की जो अगली जो लाइन है उस लाइन में लग जाए। उसके बाद फिर हम उसको आगे ट्रेस करेंगे, वो आगे बढ़ जाए। इसी प्रकार से जो हमारा जो पूरा का पूरा जो हमारा जो इनका असेसमेंट का जो सिस्टम है, एक सर्टेन लेवल बोर्ड का असेसमेंट का, और वो सब भी सारी चीजें अभी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क आ गया, और नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के तहत अभी स्टेट करिकुलम फ्रेमवर्क जो है अभी हमारा वो तैयार हो रहा है। एक बार वो जब तैयार हो जाएगा तो उसके हिसाब से कैसे कैसे क्या क्या करेंगे, वो सारी की सारी बातें लोगों के सामने होंगी। और समय, जैसा आपने कहा, बहुत ज्यादा समय नहीं है, हमें अगले सेशन से इसको लागू कर देना है। उसके पहले लोगों को ट्रेन करना है, उसके पहले लोगों को इस बात के लिए पूरी तरह से तैयार करना है कि उनका जो बेस्ट पॉसिबल तरीके से हमारे बच्चों का, क्योंकि हम चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश के बच्चे सारे अच्छे। आज उत्तर प्रदेश ने बहुत नाम किया, ऑपरेशन कायाकल्प को लेकर के पूरे देश में इस बात की बहस होती है। हमारे 1,42,000 के आसपास स्कूल है, प्राइमरी स्कूल है। 1,42,000 स्कूलों में से जब हमने शुरुआत किया था इस ऑपरेशन कायाकल्प का, जो 2017 में शुरू किया था, तो हार्डली कुछ स्कूलों में ये सब सारी सुविधाएं थी। 19 अलग अलग किस्म के पैरामीटर्स थे। आज लगभग 90% पैरामीटर्स उसके पूरे हो चुके। आज हमारे इस साल का हमने टारगेट रखा है, 2022 का टारगेट रखा है कि हम लोग 30,000 स्कूलों में स्मार्ट क्लासेस स्टार्ट करेंगे। 12,000 कर चुके हैं और बाकी बचे हुए मार्च के पहले स्मार्ट क्लासेस कर देंगे। स्मार्ट क्लासेस मीन्स इसे एजुकेशन यूजिंग द टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी का सही तरीके से प्रयोग करके बच्चों का समझ अच्छा हो। जब बच्चों को अगर किसी चीज के बारे में बताया जाता है तो उस चीज को वो रटे नहीं, याद नहीं करें, बल्कि पूरी जब मन में बैठा लेंगे, तो जब मन में बैठाएंगे तो उस चीज को एप्लीकेशन भी करेंगे। आज बच्चों को जो है उनको एक्सरसाइजेज दी जाती है। मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ, मेरे बच्चे जो है, मैं ऑस्ट्रेलिया गया था 1999-2000 में MBA करने के लिए, सिडनी गया था मैं। मेरा बेटा उसमें KG में था और मेरी बेटी उसमें क्लास 2 में थी। तो दे हैड 1 ईयर एजुकेशन मेरे साथ। मेरा बेटा जो KG किया और बेटी मेरी जो है
क्लास 3 की पढ़ाई की, ये दोनों के दोनों बच्चे वहाँ पे स्कूल में पढ़े। और वहाँ पे पहले बार मुझे ऐसा लगा, क्योंकि हम तो उसी स्कूल के, यहाँ के स्कूल में पढ़ने वाले थे। यहाँ मेरे बच्चे मैं गया था जब वहाँ पे, मैं कानपुर से गया था, मेरी बेटी सेंट मैरी से पढ़ती थी, बेटा मैं नाम भूला स्कूल का, वहाँ पढ़ता था। वहाँ से जब गए तो कंप्लीट चेंज ऑफ एजुकेशन। जब वो जाते थे, स्कूल जाते थे, केवल अपना टिफिन ले जाते थे, कुछ नहीं ले जाते थे। वहाँ पे स्कूल में सारी की सारी किताबें वहाँ उपलब्ध थी, पेंसिल, पेन, सब कुछ वहाँ उपलब्ध होती थी। और उन बच्चों को ढेर सारी किताबें, उनको कहा जाता था कि लाइब्रेरी से किताबें लीजिए, और किताबों को पढ़ करके उनको कहा जाता था, उनको बच्चों को कहा जाता था कि आप स्कूल में आके प्रेजेंटेशन करिए। इनफैक्ट बच्चे इतने छोटे थे कि हमको और हमारी वाइफ को बैठा करके कहते थे, तुम लोग बैठ जाओ, तुम हमारे स्टूडेंट हो। वो खड़े होकर के हमसे पूछते थे अपनी, उन्होंने एक स्टोरी बनाई, जैसे आज पढ़ाई की उन्होंने उसके ऊपर बनाई, और पूछते थे एनी क्वेश्चंस, मतलब वो जो स्कूल में सीखते थे, मैंने, मेरा बेटा चूंकि बहुत छोटा था तो बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया क्वेश्चंस को भी वो अलग टोन में बोलते हैं, वैसे वो बोला करते थे और हम लोग जवाब दिया करते थे। वो उनकी आदत पड़ गई थी, क्योंकि वहां पे दो चीज पे बहुत जोर देते थे उतने छोटे बच्चों को, और वो थी दो स्किल हमारी बड़ी इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरेसी की स्किल, जो नंबर्स की स्किल, और दूसरी लैंग्वेज की स्किल। ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्किल्स है। अगर दो चीज की आपकी मास्टरी हो जाए तो बाकी चीज आने वाले समय सब आप सीख लेंगे। हम लोग शुरू से ही पहाड़ा पढ़ना चालू कर देते थे, हम शुरू से ही सारी की सारी चीजें, बड़ी बड़ी चीजें करने चालू कर देते। बेसिक स्किल की जगह हम इतनी सारे सब्जेक्ट लग जाते थे कि हमारे वो स्किल नहीं बन पाते थे। अब हमारी नई एजुकेशन पॉलिसी जो है वो हमारे इन चीजों पे, हमारे जो स्किल, आपकी जो न्यूमेरेसी, नंबर्स की स्किल है, मैंने थोड़ी सी गणित और भाषा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भाषा आपको लोगों के साथ, और इसीलिए चूंकि भाषा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए बात की गई कि हमारी स्थानीय भाषा, और स्थानीय भाषा और साथ साथ अंग्रेजी भी, साथ साथ कोई थर्ड लैंग्वेज भी, क्योंकि हम भाषा जितनी ज्यादा सीखेंगे उतनी हमारा ब्रेथ बढ़ता जाए, हमारा स्कोप बढ़ता चला जाए। तो ये जो चीज है ये वहां पे हमने सीखा। ये वहां पे जो लाइब्रेरी, आज हमारे स्कूलों में लाइब्रेरी रखने की व्यवस्था हो रही है। अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने एक लॉन्च किया प्रज्ञान पोर्टल। प्रज्ञान पोर्टल के माध्यम से जो हमारे और भी जितने सारे हमारे जो किताबें हैं, वो सारी की सारी किताबें वहां पे आपको ऑनलाइन उपलब्ध होगी, जिससे कि आपको बच्चों को पढ़ने के लिए और उनको सीखने के लिए, एक बार हमें बच्चों को पढ़ाना नहीं है, बच्चों को पढ़ने के लिए तैयार करना है। द होल नैरेटिव चेंजेस, पूरा का पूरा हमारा तरीका, सोचने का तौर तरीका जो हमने वहां देखा। हमारे बच्चों को वहां पे ले जाते थे, कभी ले जाते थे ट्रैफिक का दिखाने के लिए ले जाते थे, कभी कुछ पार्क ले जाते थे दिखाने के लिए, कभी वाटर सिस्टम का, अलग अलग चीजों को, उनका जो टूरिंग बहुत होता था। आज हमारे स्कूलों में भी बच्चों का टूरिंग, चाहे उनका जो चाहे वो हमारे, आज हम आजादी का अमृत महोत्सव, ये हम पूरा का पूरा मना रहे हैं, जो कि मार्च 2023 तक हम मनाएंगे आजादी का अमृत महोत्सव। 75 साल आजादी के पूरे हुए। ये अमृत काल 15 अगस्त 2022 से शुरू हुआ, और देश हमारा एक विकसित देश बनने की तरफ आगे बढ़ रहा है। तो हम उन सारी व्यवस्थाओं को जो हमने बाहर देखा, उन चीजों को नई एजुकेशन पॉलिसी के माध्यम से हम लागू नहीं कर रहे। तो मेरा आप सारे लोगों से, यस, इट टेक्स टाइम टू चेंज, इट टेक्स टाइम टू चेंज। किसी भी चीज को बदलने के लिए थोड़ा सा वक्त लगता है, लेकिन वो वक्त, आप टीचर हैं, आप बच्चों को बना रहे हैं, आपको तो गुरु गोविंद दऊ खड़े काको लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। यानी भगवान से भी ऊपर आपको रखा गया है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, आप सोचिए सबसे ऊपर गुरु को रखा गया है। तो आप तो उन बच्चों के, उसके कुम्हार के जैसे हैं, जो कि उन बच्चों को विकास के लिए उनको तैयार कर रहे हैं। आप उन लोगों को तैयार करेंगे जो कि देश का निर्माण करें और इस देश के विकसित भारत को बनाएंगे। जो हमारा देश को माननीय प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया 15 अगस्त 2022 को कि हमारा देश विकसित देश होगा जब हम आजादी के 100 साल मना रहे होंगे 15 अगस्त 2047 को, उसके बनाने वाले लोगों, माने आप वो कल पुर्जे और औजार बना रहे हैं जिन कल पुर्जों औजार से इस देश की ताकत बनेगी। और उस भाव से अगर आप करेंगे, क्योंकि जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो बन रहा है, ये आपके सोच में परिवर्तन की आवश्यकता पड़ेगी।
आप वैसा नहीं पढ़े होंगे जिस प्रकार से जो आज की सोच, जो नई एजुकेशन पॉलिसी में आवश्यकता है, जो जरूरत है, लेकिन आपको उसके लिए तैयार होना पड़ेगा, क्योंकि नए भारत के लिए, एक नए चीज को बनाने के लिए आपको उन चीजों को समझना पड़ेगा, उसके साथ सरोकार करना पड़ेगा, जिससे कि आप अपने बच्चों को तैयार कर सकें, जो बच्चे आने वाले समय में टेक्नोलॉजी के मामले में, किसी भी अपफ्रंट टेक्नोलॉजी, चाहे बायोटेक्नोलॉजी हो, आपकी जो इंजीनियरिंग की किसी प्रकार की विधा हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो, एनी काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी की बात हो, ओशियोग्राफी टेक्नोलॉजी की बात हो, हर चीज में आपके बच्चे आगे बढ़ सकें। आपके बच्चे जो है स्टार्टअप कल्चर को वृद्धि करें। आपके बच्चे जो है आने वाले समय में उनके एंटरप्रेन्योरशिप है। अगर वो आर्टिस्ट है तो आर्टिस्ट खाली 2-4 आर्ट बनाने के लिए नहीं, बल्कि आर्ट एज एंटरप्रेन्योरशिप, उसमें वो आगे बढ़े। इस देश में छोटे छोटे एंटरप्राइजेज जब बनेंगे तो देश काफी आगे बढ़ेगा, इकोनॉमिक व्यवस्था बहुत आगे बढ़ेगी, क्योंकि यहाँ पे कमी नहीं है लोगों के नॉलेज की, क्रिएटिविटी की, ज्ञान की कमी नहीं है। उन चीजों को एक साथ इकट्ठा करने की जरूरत है, और वो जिम्मेदारी एज ए टीचर जो हमारे तमाम सारे यहाँ प्रिंसिपल्स हैं, आप कहेंगे हम सीबीएसई स्कूल के प्रिंसिपल हैं, आप कहेंगे हम ये आईसीएसई स्कूल के प्रिंसिपल हैं, तो हम जो है ये स्टेट गवर्नमेंट के प्रिंसिपल है, स्टेट गवर्नमेंट का जो हमारा बोर्ड है, कोई भी बोर्ड हो, धर्म कोई भी हो, उनकी सबकी तो एक ही रीति है कि अच्छा करोगे तो अच्छा पाओगे, बुरा करोगे बुरा पाओगे। धर्म कोई भी अपना लो तो वही होगा। वैसे कोई भी बोर्ड हो, हर एक में एनईपी 2020 सब पे लागू, वो चाहे देश का हमारा जो सीबीएसई बोर्ड हो, आईसीएसई बोर्ड हो, जो भी बोर्ड इस देश में काम करेगा, हर एक को एनईपी 2020 लागू करनी, और वो लागू करके उन बच्चों को, नए देश के, नए भारत के नए बच्चों को तैयार करना है, जो आने वाले समय में अपनी प्रतिभा को निखारते हुए देश को आगे बढ़ाएंगे, अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने प्रदेश को और अपने देश को आगे बढ़ाएंगे। तो इस जिम्मेदारी को संभालने के लिए जो एनईपी को, एक तो आपको समझने की आवश्यकता, मैंने जनरल सारी बातें की, बहुत समय नहीं जैसे कि मैं एक सब्जेक्ट को जैसे अलग अलग करके बात करूं, आपको उन सारी बातों को उन बच्चों में आए, और इस भाव से अगर आप काम करेंगे, इस भाव से आप काम करेंगे तो निश्चित तौर पे जो एनईपी की अपेक्षा है उस अपेक्षा को आप पूरा करेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारा प्रदेश सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी ने शिक्षा सलाहकार के रूप में डॉक्टर डीपी सिंह, आपने शायद नाम सुना होगा, प्रोफेसर डीपी सिंह, बहुत ही रिनाउंड एजुकेशनिस्ट हैं, जिनका जो है भारत हिंदू विश्वविद्यालय के जो है हमारे ये कहते हैं बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बीएचयू के वाइस चांसलर रह चुके हैं, जो कि नैक का जो आपका जो नैक एक्रेडिटेशन होता है उसके चेयरमैन रह चुके हैं, जो कि जो है यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन उसके चेयरमैन रह चुके। तमाम सारी उन्होंने शिक्षा विधाओं में काम किया, उन्हें सेलेक्ट किया हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कि वो हमारे प्रदेश के शिक्षा सलाहकार है। उनके देख रेख में शिक्षा में तमाम सारी शिक्षा के, चाहे वो बेसिक शिक्षा हो, सेकेंडरी शिक्षा हो, टेक्निकल एजुकेशन हो, हायर एजुकेशन हो, स्किल के बारे में हो, हर चीज के बारे में एक काफी ज्यादा परिवर्तन होगा। हमारा प्रदेश मुख्यमंत्री जी ने लक्ष्य लिया कि हम अपने प्रदेश को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाएंगे, और $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के लिए बहुत सारी चीजों की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि आज हम करीब 250-260 बिलियन डॉलर के ऊपर है। इसे 1 ट्रिलियन 4 टाइम्स बढ़ाने के लिए अगले 5 सालों में बढ़ाना चाहेंगे, तो एक तो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करना पड़ेगा, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग पे काम करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ के हमारे जो सोशल इंडेक्सेस है, यानी एजुकेशन है, हेल्थ है, इन चीजों के ऊपर भी काम करना पड़ेगा। तो एजुकेशन एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है। उस महत्वपूर्ण पहलू के साथ आप जुड़े हैं, उस महत्वपूर्ण इंजन को आप चलाने वाले हैं, जिससे कि हमारा प्रदेश $1 ट्रिलियन इकोनॉमी तरफ अग्रसर होगा। तो मैं इसलिए आप सबका अभिनंदन करता हूं। आप एक बहुत ही पवित्र काम में लगे हुए हैं, उस कार्य में आपका अभिनंदन करता हूं, और आप सबको इस बात के लिए आह्वान भी करता हूं कि आप नए भारत के नए बच्चों को तैयार करने के लिए जो हमारी जो देश की हमारी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है उसको लागू करने के लिए पूरा कोशिश करें। राज्य सरकार पूरी तरीके से उसको लागू करने के लिए कटिबद्ध है। बहुत बहुत आपको एक बार दोबारा मैं धन्यवाद करता हूं, अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।